हाँ हाँ। हम अक्सर सोचते हैं ना कि मतलब पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हाँ, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो लोग ज्यादा लगन से काम करेंगे। बिल्कुल। ये सुनने में एकदम तर्क संगत लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि किसी को किसी काम के लिए पैसे देना असल में उस काम के प्रति उसकी दिलचस्पी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ये सच में बहुत ही चौंकाने वाला विज्ञान है। और आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है। हमारे सामने आज शोध पत्रों, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों, बेहतरीन लेखों और एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब के सारांशों का एक विशाल ढेर है। और हमारा आज का मिशन ये डिकोड करना है कि हम इंसानों को असल में क्या चीज प्रेरित करती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि विज्ञान जो कह रहा है और हमारी दुनिया जिस तरह से काम कर रही है उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। इंसान के इतिहास को देखना होगा। कल्पना कीजिए कि मानव मस्तिष्क एक कंप्यूटर है। और इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो शुरुआत में हमारे पास मोटिवेशन 1.0 था, यानी एकदम बेसिक वर्जन। हाँ, पूरी तरह से केवल जीवित रहने यानी सर्वाइवल की प्रेरणा पर आधारित। खाना खोजना, किसी जंगली जानवर का शिकार बनने से बचना और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। बस इतना ही? बस इतना ही। लेकिन फिर समाज विकसित हुआ, हमने बस्तियां बसाईं, व्यापार शुरू किया और तब हमें एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी। तब जन्म हुआ मोटिवेशन 2.0 का, जिसे हम इनाम और सजा का सिस्टम कहते हैं। सही कहा। अंग्रेजी में जिसे हम कैरेट्स एंड स्टिक्स कहते हैं। एकदम सही। अच्छा काम करने पे इनाम यानी गाजर मिलेगी और गलती करने पर सजा यानी छड़ी। औद्योगिक क्रांति के समय, मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब ये सिस्टम अविश्वसनीय रूप से सफल रहा। क्यों? क्योंकि तब कारखानों में काम बहुत ही उबाऊ और दोहराए जाने वाले होते थे। हाँ, यांत्रिक काम होते थे। तब लोगों से काम निकालवाने का यही सबसे बेहतरीन तरीका था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो ये है कि आज के इस आधुनिक दौर में जहाँ काम में रचनात्मकता, समस्या समाधान और सोचने समझने की जरूरत होती है, वहाँ ये पुराना मोटिवेशन 2.0 सिस्टम पूरी तरह से फेल हो रहा है। और ये सिर्फ फेल ही नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे स्रोत बताते हैं कि ये असल में नुकसानदेह है। बिल्कुल। इस पुरानी इनाम और सजा वाली पद्धति की 7 जानलेवा खामियां बताई गई हैं। ये रचनात्मकता को कुचल देता है, अच्छे प्रदर्शन को गिरा देता है और कई बार तो अनैतिक व्यवहार को भी बढ़ावा देता है। हाँ। इसे साबित करने के लिए मनोवैज्ञानिक एडवर्ड डेसी के सोमा पजल्स वाले प्रयोग का जिक्र किया गया है, जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। डेसी का वो प्रयोग तो बिल्कुल क्लासिक है। इसे समझने के लिए हमें उस कमरे की कल्पना करनी होगी जहां ये प्रयोग हुआ था। तो हुआ ये कि शोधकर्ताओं ने कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाया और उन्हें सोमा पजल सुलझाने को दिए। ये ऐसे पजल होते हैं जिन्हें सुलझाने में थोड़ा दिमाग लगता है और मजा भी आता है। हाँ। पहले दिन लोगों ने बिना किसी इनाम के बस मजे के लिए इन पजल्स को सुलझाया। बीच में जब शोधकर्ता बहाने से कमरे से बाहर जाता तो भी लोग खाली समय में उन पजल्स के साथ खेलते रहते, क्योंकि वे आंतरिक रूप से प्रेरित थे। उन्हें बस उस चुनौती में मजा आ रहा था। एकदम सही। लेकिन दूसरे दिन कहानी बदल गई। शोधकर्ताओं ने कहा कि अब हर पजल सुलझाने पर नकद इनाम मिलेगा। और लोगों ने और भी तेजी से पजल सुलझाए होंगे। बिल्कुल सुलझाएं, लेकिन असली जादू तीसरे दिन हुआ। शोधकर्ताओं ने कहा, माफ कीजिए, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो आज हम आपको इनाम नहीं दे पाएंगे। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ? उन्होंने काम छोड़ दिया होगा। हाँ, जब शोधकर्ता कमरे से बाहर गया तो उन लोगों ने पजल्स को छुआ तक नहीं, वे बस वहां पड़ी मैगजीन पलटने लगे। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सबक है। जैसे ही एक मजेदार काम के साथ पैसा जोड़ दिया गया, वो काम बोझ बन गया। इनाम ने उनकी स्वाभाविक और आंतरिक प्रेरणा को पूरी तरह से मार दिया। और श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ये बात सिर्फ पजल्स तक सीमित नहीं है। स्वीडन में हुए रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन के अध्ययन को ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि लोग निस्वार्थ भाव से खून दान करते हैं। उन्हें एक आंतरिक संतुष्टि मिलती है कि वे किसी की जान बचा रहे हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पवित्र भावना है, लेकिन अर्थशास्त्रियों को लगा कि अगर हम खून दान करने वालों को पैसे दें तो और भी ज्यादा लोग खून दान करेंगे। सुनने में तो ये एकदम तार्किक लगता है। यही तो सबसे बड़ी गलती थी। जब महिलाओं को खूनदान करने के लिए पैसे देने की पेशकश की गई तो दान करने वालों की संख्या बढ़ने के बजाय 50% से गिरकर सीधे 30% हो गई। मतलब पैसा देने से उस नेक काम का महत्व ही खत्म हो गया। हाँ, लोगों को लगा कि अब ये कोई भलाई का काम नहीं रहा,
ये तो एक बाजार का लेन देन बन गया है। क्या मैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपना खून बेच रहा हूँ? इस भावना ने उनकी प्रेरणा को खत्म कर दिया। और ये सिर्फ इनाम की बात नहीं है, सजा या जुर्माने का असर भी ऐसा ही उल्टा हो सकता है। हमारे स्रोतों में इजराइल के एक डे केयर सेंटर का अध्ययन है जो इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। हाँ, वहाँ क्या हुआ था? डे केयर सेंटर की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि माता पिता अक्सर बच्चों को लेने देर से आते थे, जिससे शिक्षकों को रुकना पड़ता था। तो प्रबंधन ने सोचा होगा कि चलिए इन देर से आने वालों पर जुर्माना यानी फाइन लगा देते हैं। बिल्कुल, उन्होंने सोचा कि सजा के डर से लोग समय पर आने लगेंगे। लेकिन क्या लगता है नतीजा क्या निकला होगा? शायद कुछ दिन लोग समय पर आए हों। असल में जुर्माना लगाने के बाद देर से आने वाले माता पिता की संख्या दुगनी हो गई। दुगनी? ये तो पूरी तरह से उल्टा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जुर्माना लगाने से पहले माता पिता को देर से आने पर शिक्षकों के प्रति एक नैतिक अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस होता था। उन्हें लगता था कि वे किसी और का समय बर्बाद कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन जैसे ही जुर्माना लगाया गया, वो अपराध बोध एक फीस में बदल गया। माता पिता के दिमाग में ये बात आई, अच्छा तो अब मैं देर से आने के लिए पैसे चुका रहा हूँ, ये तो एक तरह की सर्विस है। जुर्माने ने नैतिक जिम्मेदारी को एक व्यापारिक सौदे में बदल दिया। यहाँ ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि बाहरी इनाम वास्तव में एक लत या एडिक्शन की तरह काम कर सकते हैं। बिल्कुल एक लत की तरह। अगर आज एक छोटा इनाम दिया जाता है तो अगली बार वही काम करने के लिए उससे बड़ा इनाम चाहिए होगा। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन जाता है जो अंततः प्रदर्शन को तबाह कर देता है। और यही वो बिंदु है जहां हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि मोटिवेशन 2.0 अब कारगर नहीं रहा। हमें एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है जिसे हम मोटिवेशन 3.0 कह सकते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इंसान का व्यवहार मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। हमारे स्रोतों ने इसे टाइप एक्स और टाइप आई का नाम दिया है, जहां एक्स का मतलब है एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी। सही कहा। टाइप एक्स व्यवहार पूरी तरह से बाहरी इनामों पर निर्भर करता है, जैसे पैसा, शोहरत, प्रमोशन या बॉस की शाबाशी। ये व्यवहार पूछता है, इस काम को करने के बदले मुझे क्या मिलेगा? और दूसरी तरफ इसके विपरीत टाइप आई व्यवहार इंट्रिंसिक यानी आंतरिक प्रेरणा से संचालित होता है। ये काम करने की मजे, कुछ नया सीखने की चाह और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा से प्रेरित होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टाइप आई व्यवहार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। स्रोतों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे विकसित किया जा सकता है। हाँ, ये एक स्किल की तरह है। ये कोयले की तरह नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, बल्कि ये सूरज की रोशनी जैसा एक नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्स है। और शोध ये भी साबित करते हैं कि टाइप 1 व्यवहार वाले लोग मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं। और अगर लंबे समय की बात करें तो उनका प्रदर्शन हमेशा टाइप एक्स वालों से बेहतर होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इंसानों के भीतर इस टाइप 1 व्यवहार को कैसे जगाएं? इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मोटिवेशन 3.0 को कैसे इंस्टॉल करें? हमारे विश्लेषण के अनुसार इसके 3 बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। और इसका पहला स्तंभ है स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी। स्वायत्तता यानी अपनी मर्जी से चीजें करने की आजादी। अगर हम इंसान के स्वभाव को देखें तो हम जन्म से ही बहुत जिज्ञासु होते हैं। बच्चों को ही देख लीजिए। हाँ, एक छोटे बच्चे को ही देख लीजिए। वो हर चीज को छूना चाहता है, उसे खुद से समझना चाहता है, वो हर बात पर क्यों पूछता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे स्कूल और पारंपरिक ऑफिस का प्रबंधन हमारी इस जिज्ञासा को दबा देता है। क्योंकि पारंपरिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है अनुपालन यानी कंप्लायंस। हाँ। वे चाहते हैं कि लोग चुपचाप नियमों का पालन करें। अनुपालन से कर्मचारी तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर लोगों का सच्चा जुड़ाव यानी एंगेजमेंट चाहिए तो वो सिर्फ स्वायत्तता से ही आ सकता है। लेकिन स्वायत्तता का मतलब ये तो नहीं कि हर कोई अपनी मनमानी करे। बिल्कुल नहीं। स्वायत्तता का मतलब अकेले काम करना या बिना किसी नियम के काम करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने काम पर नियंत्रण होना। हमारे स्रोतों में स्वायत्तता को 4 T के माध्यम से बहुत ही सटीक रूप से समझाया गया है। The 4 Ts। हाँ, टास्क, टाइम, टेक्निक और टीम। यानी टास्क क्या करना है, टाइम कब करना है, टेक्निक कैसे करना है और टीम किसके साथ करना है।
सटीक रूप से। जब लोगों को इन 4 पहलुओं पर नियंत्रण दिया जाता है तो चमत्कार होते हैं। उदाहरण के लिए ROE मॉडल देखिए। ROE यानी रिजल्ट्स ओनली वर्क एनवायरनमेंट। हाँ, ये एक ऐसा प्रबंधन मॉडल है जहां कर्मचारियों के लिए ऑफिस आने का कोई तय समय नहीं होता, ना ही कोई ड्रेस कोड है, ना ही मीटिंग्स में आना जरूरी है। तो फिर काम कैसे होता है? शर्त सिर्फ एक है, हाँ। काम पूरा होना चाहिए। आप चाहे रात के 2 बजे काम करें या किसी कैफे में बैठकर करें, प्रबंधन को सिर्फ बेहतरीन परिणामों से मतलब होता है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। हमारे पास इसके कुछ और भी जबरदस्त उदाहरण हैं, जैसे कि अटलासियन नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी। वे अपने कर्मचारियों को फेडेक्स डेज नाम का एक कॉन्सेप्ट देते हैं। फेडेक्स डेज, ये नाम कैसे पड़ा? ये बहुत ही मजेदार है। इस कंपनी में साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कर्मचारियों को 24 घंटे का समय दिया जाता है। इन 24 घंटों में वे किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, किसी भी चीज को फिक्स कर सकते हैं या कोई नया आइडिया आजमा सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के। बिल्कुल। बस शर्त यह है कि 24 घंटे बाद उन्हें वो प्रोजेक्ट कंपनी को दिखाना होगा, क्योंकि उन्हें इसे रातों रात यानी ओवरनाइट डिलीवर करना होता है। इसलिए इसे करियर कंपनी फेडेक्स के नाम पर फेडेक्स डेज कहा गया। बहुत बढ़िया। इस एक दिन की पूर्ण स्वायत्तता ने कंपनी को ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज दिए जो शायद महीनों की मीटिंग से भी नहीं निकलते। ये साबित करता है कि जब लोगों पर भरोसा किया जाता है तो वे निराश नहीं करते। इसी तरह ज़ैपोस का उदाहरण भी बहुत प्रासंगिक है। आमतौर पर कस्टमर केयर कॉल सेंटर्स में हर कर्मचारी के सामने एक स्क्रिप्ट होती है और उन्हें मशीन की तरह उसी स्क्रिप्ट को पढ़ना होता है। हाँ, जो अब सुनने में भी बहुत उबाऊ लगता है। लेकिन ज़ैपोस ने अपने कस्टमर केयर कर्मचारियों को कोई स्क्रिप्ट नहीं दी। उन्हें ग्राहकों की समस्या सुलझाने की पूरी स्वायत्तता दी गई। वो चाहें तो ग्राहक से घंटों बात कर सकते हैं, उनके साथ मजाक कर सकते हैं, बस ग्राहक खुश होना चाहिए। इस स्वायत्तता ने न सिर्फ कर्मचारियों की बोरियत दूर की, बल्कि कंपनी की कस्टमर सर्विस को दुनिया में सबसे बेहतरीन बना दिया। लेकिन यहाँ एक पेच है। कैसा पेच? मान लीजिए किसी को काम करने की पूरी स्वायत्तता मिल गई, लेकिन उसे वो काम करना ही नहीं आता हो तो सिर्फ आजादी काफी नहीं है। और यहीं से हम मोटिवेशन 3.0 के दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, महारत यानी मास्टरी। महारत का मतलब है किसी ऐसे काम में लगातार बेहतर होते जाना जो हमारे लिए मायने रखता है। बिल्कुल। महारत हासिल करने की ये इच्छा इंसान के भीतर बहुत गहरी होती है। मनोवैज्ञानिक मिहाली सिक्स-जेंट-मिहाली ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द दिया है, प्रवाह या फ्लो। ये एकाग्रता की चरम अवस्था है। क्या ये वही अवस्था है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमें समय गुजरने का पता ही नहीं चलता, जैसे कोई वीडियो गेम खेलते समय या अपनी पसंद का कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाते समय? बिल्कुल वही। फ्लो तब महसूस होता है जब सामने जो चुनौती है उसका स्तर और जो कौशल यानी स्किल है उसका स्तर एकदम सही संतुलन में हो। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत होगी, और अगर काम बहुत मुश्किल है तो घबराहट होगी। लेकिन जब चुनौती कौशल को थोड़ा सा स्ट्रेच करती है तब इंसान उस फ्लो में चला जाता है। लेकिन किसी भी चीज में महारत हासिल करना रातों रात तो नहीं होता। स्रोतों में महारत के 3 नियम यानी द 3 लॉज ऑफ मास्टरी बताए गए हैं, जो मुझे बहुत व्यावहारिक लगे। पहला नियम है, महारत एक मानसिकता है। मास्टरी इज अ माइंडसेट। यहाँ कैरोल ड्वेक का शोध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, उनका फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट का सिद्धांत। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी बुद्धि और क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर वे किसी काम में फेल होते हैं तो वे मान लेते हैं कि वे उस काम के लायक ही नहीं हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, लगन और सही अभ्यास से किसी भी कौशल को बढ़ाया जा सकता है। महारत के सफर पर निकलने के लिए ये ग्रोथ माइंडसेट होना सबसे पहली शर्त है। और इसके बाद आता है दूसरा नियम, महारत एक दर्द है। मास्टरी इज अ पेन। ये सुनना शायद अच्छा ना लगे, लेकिन यही सच है। किसी भी क्षेत्र में मास्टर बनने का सफर बहुत ही उबाऊ, थका देने वाला और अक्सर दर्दनाक होता है। इसमें धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है, जिसे हम ग्रिट कहते हैं। जैसे वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स या किसी ओलंपिक एथलीट का उदाहरण लें। हाँ, हमें तो सिर्फ उनका मेडल जीतना दिखाई देता है, लेकिन उस मेडल के पीछे सालों की वो प्रैक्टिस होती है, जहां वे हर रोज सुबह उठकर एक ही उबाऊ रूटीन को दोहराते हैं। वे उस शारीरिक और मानसिक दर्द को सहते हैं क्योंकि उनके अंदर महारत हासिल करने की एक गहरी आग होती है।
और महारत का तीसरा नियम मनोविज्ञान से ज्यादा गणित के करीब लगता है। महारत अनंत स्पर्शी है। मास्टरी इज इन एसिम्टोट। एसिम्टोट, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। श्रोताओं के लिए इसे आसान भाषा में कहें तो यह एक मृग तृष्णा यानी मिराज की तरह है। हाँ, जैसे रेगिस्तान में पानी। बिल्कुल, जैसे रेगिस्तान में आप पानी की ओर बढ़ते हैं लेकिन वो हमेशा आगे खिसक जाता है। आप जितना करीब जाते हैं वो उतना ही दूर रखता है। आप किसी भी कला या काम में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। पूर्ण महारत को कभी छुआ नहीं जा सकता। और सच कहूं तो यही बात इसे इतना खूबसूरत बनाती है। अगर लगे कि सब कुछ सीख लिया है तो फिर आगे बढ़ने का क्या कारण रह जाएगा। सुधार की वो छोटी सी गुंजाइश ही इंसान को जीवन भर प्रेरित रखती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हमने स्वायत्तता देखी जहां इंसान खुद को नियंत्रित कर सकता है। हमने महारत देखी जहां इंसान खुद को बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर कोई एक बेहतरीन तीरंदाज है और वो पूरी आजादी से तीर चला सकता है पर उसे यही नहीं पता कि निशाना कहां लगाना है, तो इसका क्या फायदा? सही कहा। इन दोनों चीजों को एक दिशा की जरूरत होती है। और वो दिशा हमें मोटिवेशन 3.0 के तीसरे और अंतिम स्तंभ से मिलती है, उद्देश्य यानी पर्पस। इंसान केवल अपने लिए नहीं जीना चाहता। हम हमेशा से किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं जो हमसे बड़ी हो, जो इस दुनिया में कुछ मायने रखती हो। परंपरागत बिजनेस में हमेशा लाभ यानी प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखा गया है। बिल्कुल। मोटिवेशन 3.0 ये नहीं कहता कि लाभ कमाना गलत है। बिजनेस को जिंदा रहने के लिए लाभ चाहिए, लेकिन ये उद्देश्य को उसी स्तर पर लाकर खड़ा कर देता है। जब लाभ के साथ एक बड़ा उद्देश्य जुड़ जाता है तो लोगों की काम करने की ऊर्जा दुगनी हो जाती है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है टॉम शूज। उनका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है कि हर बार जब कोई ग्राहक एक जोड़ी जूते खरीदता है तो कंपनी एक जोड़ी नए जूते किसी जरूरतमंद बच्चे को दान कर देती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इससे होता ये है कि कंपनी का हर कर्मचारी सिर्फ जूते नहीं सिल रहा है, वो असल में दुनिया के किसी कोने में एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। और उनका ग्राहक सिर्फ एक खरीदार नहीं रहता, वो एक दानवीर बन जाता है। यही वो उद्देश्य है जो लोगों को गहरी प्रेरणा देता है। और कोई भी कंपनी या संगठन इस उद्देश्य के रास्ते पर है या नहीं, ये मापने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही सरल परीक्षण दिया गया है, सर्वनाम का प्रयोग यानी द प्रोनाउन टेस्ट। हाँ, एक छोटा सा शब्द कैसे पूरी कंपनी का कल्चर बता सकता है। अगर किसी कंपनी के कर्मचारियों से बात करें और वे कंपनी के बारे में बताते समय वे यानी दे का इस्तेमाल करें, जैसे वे लोग हमेशा ऐसा ही फैसला लेते हैं या उन्होंने नई पॉलिसी लागू की है, तो इसका मतलब है कि कर्मचारी खुद को उस कंपनी से अलग मानते हैं। वहां उद्देश्य की भारी कमी है। लेकिन अगर हम वे यानी वी का प्रयोग करते हैं, जैसे हम इस प्रोडक्ट से लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं, तो ये साफ है कि हर कर्मचारी उस कंपनी के बड़े उद्देश्य के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। इसी उद्देश्य की भावना को बढ़ाने के लिए आजकल हार्वर्ड जैसे कई बड़े मैनेजमेंट स्कूलों में MBA ओथ का चलन भी बढ़ रहा है। MBA ओथ? हाँ, मेडिकल के छात्रों की तरह अब मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स भी ये संकल्प लेते हैं कि वे केवल लालच और मुनाफे के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि उनके फैसलों से समाज की भलाई होनी चाहिए। वे एक नैतिक ढांचे के भीतर काम करेंगे। तो अब जब हमने स्वायत्तता, महारत और उद्देश्य को समझ लिया है, तो सवाल ये आता है कि इस पूरी चर्चा का मुख्य निचोड़ क्या है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है विज्ञान और व्यापार के बीच की खाई। विज्ञान दशकों से जानता है कि इंसान केवल गाजर के पीछे भागने वाले घोड़े नहीं हैं। हम जटिल प्राणी हैं। बिल्कुल, हमें एक उद्देश्य चाहिए, हमें अपने काम पर नियंत्रण चाहिए और हमें बेहतर बनने की चाह है। लेकिन हमारा व्यापारिक जगत आज भी कई जगहों पर उसी पुराने मोटिवेशन 2.0 पर अटका हुआ है, जो इंसानों को मशीनों के पुर्जों की तरह देखता है। इस पूरी सामग्री का छिपा हुआ संदेश यही है कि हमें अपने काम करने के तरीके को मानव स्वभाव की असलियत के साथ अलाइन करना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आता है। कोई सोच सकता है कि ठीक है, अगर लोग उद्देश्य और रचनात्मकता के लिए काम करना चाहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे स्रोत इस पर भी एक बहुत ही संतुलित विचार रखते हैं, जिसे मुआवजे का ज़ेन या द ज़ेन ऑफ कॉम्पनसेशन कहा गया है। बिल्कुल, मोटिवेशन 3.0 ये नहीं कहता कि पैसा महत्वहीन है। अगर किसी को उसके काम के हिसाब से बहुत कम पैसे मिलेंगे
तो वो व्यक्ति हमेशा उसी के बारे में सोचेगा। फिर चाहे उसे कितनी भी स्वायत्तता दे दी जाए, वो प्रेरित नहीं होगा। तो नियम यह है कि लोगों को उचित और बाजार के हिसाब से एकदम सही वेतन दें। इतना वेतन दें कि पैसे की बात ही टेबल से हट जाए। जब किसी इंसान को ये चिंता नहीं होती कि उसके घर का बिल कैसे भरा जाएगा, तब उसका पूरा फोकस पैसे से हटकर उस काम की रचनात्मकता, उसमें अपनी महारत और उस काम के उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अब तक हमने मुख्य रूप से व्यापार और ऑफिस की बात की है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम मोटिवेशन 2.0 के बजाय मोटिवेशन 3.0 पर आधारित हो जाए तो क्या होगा? ये तो पूरा सिस्टम ही पलट देगा। आज हमारे स्कूल ग्रेड्स, रैंकिंग, सजा और पास या फेल के इनामों पर चलते हैं। ये सब बाहरी इनाम है। क्या ये ग्रेड्स बच्चों की उस प्राकृतिक और जन्मजात जिज्ञासा को मार रहे हैं जिसके साथ वे पैदा हुए थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए क्या होगा अगर स्कूलों में बच्चों को ये तय करने की स्वायत्तता मिले कि वे क्या और कैसे पढ़ना चाहते हैं। क्या होगा अगर उन्हें सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए रटने के बजाय किसी एक विषय में महारत हासिल करने का समय और मौका दिया जाए? और सबसे बड़ी बात, क्या होगा अगर शिक्षा का अंतिम उद्देश्य सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना ना होकर समाज में कुछ सकारात्मक योगदान देना बन जाए? ये वास्तव में हम सभी के लिए गहराई से विचार करने वाली बात है। क्या हम अपने बच्चों को जीवन की दौड़ में गाजर के पीछे भागने वाला घोड़ा बना रहे हैं, या हम उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण इंसान बनने की दिशा दे रहे हैं? हम सबको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने जो ज्ञान के मोती बटोरे हैं, वे साबित करते हैं कि प्रेरणा का वास्तविक विज्ञान बहुत ही गहरा और मानवीय है। ये हमारे अंदर की उस आग को पहचानने के बारे में है जो इनामों की मोहताज नहीं है। इस गहन चर्चा को सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि स्वायत्तता, महारत और उद्देश्य के इन सिद्धांतों ने आपको मानव व्यवहार को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। इन विचारों को अपने जीवन और अपने आसपास के माहौल में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही महान लेखकों की किताबों के शानदार सारांश और विश्लेषण सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपनी आंतरिक प्रेरणा को जगाए रखिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और सुनते रहिए।